Today we are going to start with class 11th path to modernization. आज हम इस चैप्टर में मेनली डिस्कस करेंगे अबाउट चाइना एंड जापान. इस वीडियो में मेनली हम डिस्कस करेंगे कि कैसे जापान रिवाइव हुआ, कैसे उसमें कल्चरल, इकोनॉमिकल, एजुकेशनल चेंजेस आए. इस चैप्टर में हमें चाइना का भी एग्जाम्पल दिया जाएगा कि कैसे ये जो दो कंट्रीज हैं वो मॉडर्नाइजेशन के पाथ पे आए, कैसे इनमें मॉडर्नाइजेशन हुआ, कैसे ये मॉडर्न बनी. इसमें हम ताइवान के बारे में भी जानेंगे, तिब्बत के बारे में भी जानेंगे, इनकी फिजियोग्राफिकल कंडीशंस, इनकी डेमोग्राफिक कंडीशंस यू कैन से, इनकी लोगों की रहन सहन, जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर था, उस सब के बारे में हम इस चैप्टर में बात करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले. ये पार्ट वन है इस चैप्टर का. सो बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू थैंक माय हिस्ट्री एजुकेटर डॉक्टर सुनीता भदौरिया फॉर impressing me to make this video. So now let's start. इस चैप्टर में जापान के बारे में बात की जाएगी. जापान क्या है? इज सराउंडेड बाय द वाटर. चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है. एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है यू कैन से. और इसमें मेनली जो आइलैंड्स है वो एक स्ट्रेट पाथ में चल रहे हैं, मींस एक स्ट्रेट पाथ में है. एंड मेनली क्या हम देखेंगे कि कैसे जापान के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में क्या क्या फेमस था, और कैसे जो लोग थे वो कैसे कल्चरली डाइवर्स थे. इसमें चाइना का भी एग्जाम्पल दिया जाएगा. चाइना जो सेंट्रल एशिया की एक कंट्री, बहुत बड़ी कंट्री है, जो मैक्सिमम पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया मींस एशिया पे रहती है, मींस कवर करती है पार्ट ऑफ चाइना. चाइना, उसमें कई सारे पार्ट्स थे. हमने देखे थे कि कैसे जो मंगोल्स थे, नोमैड्स थे, उन्होंने कैसे चाइना को, मींस पहले चाइना कैसे डिवाइड था तीन किंगडम्स में, सीसिया, सोंग डायनेस्टी, चिन डायनेस्टी. फिर हम देखेंगे कि कैसे चाइना में रिवर्स थी. हम ये देखेंगे कि चाइना की जो पॉलिसीज थी टू कंट्रोल द वर्ल्ड, व्हाट वाज दैट, कैसे ताइवान था और ताइवान और तिब्बत पे चाइना ने कब्जा किया. चाइना के कैसे कैसे यू कैन से पहाड़ हैं, फिजियोग्राफिकल कंडीशंस हैं, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. आप देख सकते हो कि इसमें एक पॉपुलेशन लाइन दी गई है. पॉपुलेशन लाइन का मतलब क्या है? पॉपुलेशन लाइन का सीधा मतलब ये है कि जो लोग हैं, द पीपल आर लिविंग इन दिस एरिया ओनली. बाकी जो ये मेन एरिया है, ये जो एरिया है, दैट इज एम्प्टी. मोस्ट ऑफ द चाइनीज जो पॉपुलेशन है, यू कैन से 95% ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स इन दिस एरिया, दिस लाइन्ड एरिया, बिकॉज यहाँ पर प्रॉपर कंडीशंस हैं टू लिव. बाकी यहाँ पर माउंटेन्स हैं, टाइशान माउंटेन्स हैं, तिब्बत है, एंड कई बहुत सारा पार्ट जो है चाइना ने कब्जा करके रखा है. और यू कैन सी दैट ये जो येलो एरिया, ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, ये एलओसी है. एंड बहुत सा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यू कैन से. इसीलिए तो हमने पढ़ा था कि 10th में जो ये डिस्प्यूटेड एरियाज है, अरुणाचल प्रदेश से भी लगा हुआ जो एरिया है वो डिस्प्यूटेड एरिया है बिटवीन चाइना एंड इंडिया. और इस डिस्प्यूटेड की वजह से जो पॉपुलेशन सर्वे है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता है. हम ये देखेंगे कि कैसे अ, आप इसमें कोरिया का एग्जाम्पल भी पढ़ोगे कि कैसे जो कोरियंस हैं, they were transmitted to Japan as well, and how they played a central role in China. Okay, so now let's start. चाइना और जापान. चाइना की बात करते हैं, डेमोग्राफिक या फिजिकल कंडीशंस की. चाइना में तीन मेन रिवर्स होती हैं. उन तीन मेन रिवर, देखिए चाइना जो है उसमें डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं. उन क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से बहुत सारी रिवर्स भी होती हैं. लेकिन जो तीन मेन रिवर सिस्टम है, जैसे इंडिया में तीन मेन रिवर सिस्टम कौन से हैं? गंगा रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम एंड इंडस रिवर सिस्टम. वैसे ही जो चाइना है उसमें भी तीन रिवर सिस्टम फॉलो होते हैं. पहला है येलो रिवर सिस्टम, दूसरा है यांगत्से रिवर सिस्टम, और तीसरा है पर्ल रिवर सिस्टम. देखिए, जो यांगत्से रिवर है, येलो रिवर आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, येलो रिवर है, मींस येलो कलर्ड है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस की वजह से कलर येलो हो सकता है. यांगत्से रिवर, यांगत्से रिवर हुंगहाओ वैली. आपने नेक्स्ट आगे जाके आप पढ़ोगे इन आफ्टर द 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में,
कि जो यांगत्से रिवर है वहां पर एक सिविलाइजेशन हुआ करती थी, हुंगहाओ सिविलाइजेशन, एक वैली थी, हुंगहाओ वैली थी। वहां पर सिविलाइजेशन फ्लरिश हुई थी, यांगत्से रिवर के पास हुई थी। एज वेल एज चाइना की ये पहली सिविलाइजेशन थी। उस टाइम पे इंडिया में भी सिविलाइजेशन चल रही थी, इजिप्ट में नाइल सिविलाइजेशन चल रही थी, और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन तो चल ही रही थी। तो हम एक मेन क्वेश्चन बन जाता है कॉम्पिटिटिव्स के लिए कि जो यांगत्से रिवर है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इट। यांगत्से रिवर के पास ही पहली सिविलाइजेशन जो चाइना की थी वो फ्लरिश होना शुरू हुई थी। ओके, अब बात कर लेते हैं येलो रिवर की। येलो रिवर चाइना में फ्लो होती है एंड इट इज येलोइश इन कलर, आप देख सकते हो। एंड सेकंड है यांगत्से रिवर। यांगत्से रिवर एक हुंगहाओ वैली है, उसमें फ्लो होती है। एक है पर्ल रिवर्स। पर्ल रिवर जैसे कश्मीर की रिवर्स होती हैं, वैसे ही पर्ल रिवर है। चाइना में जो डोमिनेंट एथनिक ग्रुप है, एथनिक मीन्स कल्चरल ग्रुप है, यू कैन से लैंग्वेज रिलेटेड ग्रुप है, दैट इज नोन एज एथनिक। तो चाइना में जो एथनिक ग्रुप है दैट इज हान, दैट इज हान। और मेजर लैंग्वेज कौन सी है, चाइनीज लैंग्वेज जो है चाइना में मेजर लैंग्वेज है। अदर नेशनलिटीज मीन्स अदर एथनिसिटीज के भी लोग रहते हैं, जैसे उइगुर, हुई, मंचू, तिब्बतन। देखिए तिब्बतन, आप बोलोगे कि तिब्बतन भी लोग हैं वहां पर, तिब्बतन नेशनलिटी के भी लोग हैं। लेकिन चाइना जो है उसने तिब्बत पे बहुत सालों पहले कब्जा किया था, और बहुत मूवमेंट्स भी हुए थे, इंडिया में भी हुए थे, तिब्बत में भी हुए थे, टू फ्री द चाइना। बहुत जगह तिब्बतन मार्केट भी लगती है। तिब्बतन मार्केट में मेनली जो प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं दैट वर रिलेटेड टू फ्री तिब्बत, तिब्बत को फ्री करने के लिए होते हैं, वो तिब्बतन मार्केट्स लगती हैं इंडिया में, टू स्प्रेड द आइडिया रिगार्डिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ तिब्बत। अदर लैंग्वेजेस जो चाइना में बोली जाती हैं वो है कैंटोनीज एंड शंघाईज, और कुछ माइनॉरिटी लैंग्वेज भी हैं। अब बात करते हैं कि चाइना में फूड क्या होता है। चाइना में डिफरेंट डिफरेंट क्विजीन्स होती हैं, जैसे हमारे यहाँ पर भी डिफरेंट डिफरेंट क्विजीन्स हैं, वैसे वहां पर भी डिफरेंट क्विजीन्स हैं। चाइना में जो सबसे पॉपुलर क्विजीन है वो है सर्दन कैंटोनीज क्विजीन। इसमें एग्जाम्पल है अप्पम, कुरमा जिसे चाइनीज में कहा जाता है डिमसम। नॉर्थ में जो व्हीट है मींस स्टेपल फूड क्रॉप है, स्टेपल मींस मेन फूड क्रॉप है चाइना की व्हीट। व्हीट और राइस चाइना वास्ट अमाउंट में प्रोड्यूस करता है और अदर कंट्रीज में एक्सपोर्ट करता है। शेजवान, जो आपने ब्रांड का नाम भी सुना होगा, लेकिन शेजवान क्या है, जो है वो एक बहुत चिली स्पाइस होती है, मीन्स जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स के द्वारा लाया गया था, मंक्स के द्वारा लाया गया था, बुद्धिस्ट मंक्स जो थे वो एंशियंट पीरियड में सिल्क रूट के थ्रू लाए थे। और ये क्या करती है, क्विजीन को फायरी क्विजीन बना देती है। फायरी मीन्स बहुत तीखी बना देती है। ईस्टर्न चाइना, उसमें जो व्हीट और राइस हैं वो मेन क्रॉप्स हैं, मेन फूड क्रॉप्स हैं। अब बात करते हैं जापान की। जापान a group of islands, string of islands, you can say string of islands means एक straight line, means एक straight path follow करते हुए islands हैं। जस्ट लाइक अंडमान एंड निकोबार आपने आइलैंड्स देखेंगे, वैसे ही ये आइलैंड्स है। मैं रिवर नहीं बना रहा हूँ, ये आपको बता रहा हूँ कि ये जो स्ट्रेटनेस है दैट इज द ऑफ जापान। ओके, यहाँ पर 4 आइलैंड्स है, मैं आपको एक बार आइलैंड्स की फोटो दिखा दूं। देखिए, four islands हैं which are Honshu as well. You can say Hokkaido, Hokkaido, Honshu, Shikaku, Kyushu। मैं आपको दिखाता हूँ, ये होकाइडू है। होकाइडू में भी बहुत सारी पॉपुलेशन है। देखिए 40% ऑफ जो लैंड है जापान का वो माउंटेनियस लैंड है। हॉन्शु, शिकाकू, एंड लास्ट में साउथ में क्या आता है, क्योकू, कोएशु, शिकाकू। ये जो मेनली आप कह सकते हो ईस्ट वेस्ट का पार्ट, ईस्ट का पार्ट है। और आप देखते हो जापान से ही सनराइज होता है, जापान से सनराइज होता है। और इंडिया में किस जगह पे होता है ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि इंडिया में किस जगह से जो सनराइज है वो होता है। जापान से सनराइज स्टार्ट होता है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट जापान फिजियोलॉजिकल कंडीशंस। मोर देन जो इसमें 50% ऑफ लैंड है वो माउंटेनियस एरिया है, मींस माउंटेन्स हैं उसमें।
जापान जो है वो एक अर्थक्वेक ज़ोन एरिया है, उसमें अर्थक्वेक बहुत आ सकते हैं। जो इसकी जियोग्राफिकल फीचर्स हैं, वो इसके आर्किटेक्चर को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। आपने बहुत सारे लोगों ने 2 सीरियल्स नहीं 2 एनिमेशन कार्टून्स देखे होंगे। एक है शिनचैन एंड एक है नोबिता। उनमें आपने उनकी घर की कंडीशन देखी? रूफटॉप होते हैं एज़ वेल एज़ वुड के बने हुए होते हैं। मेनली जो वुड के इसलिए बने होते हैं क्योंकि वहाँ पर अर्थक्वेक रेगुलरली आता रहता है, एक्टिव अर्थक्वेक ज़ोन है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पर घर बहुत टूटते हैं, इसलिए हम वहाँ पर वुडन घर मोस्टली प्रेफ़र होते हैं, बनते भी वुडन घर ही हैं, जिसकी वजह से जो अर्थक्वेक ज़ोन होता है, उसकी वजह से आर्किटेक्चर बहुत इन्फ्लुएंस्ड होता है। जो पॉपुलेशन है वो मेनली जापानीज़ है, इसमें कुछ जो हैं एन्यू माइनॉरिटीज़ हैं। एन्यू माइनॉरिटीज़ मीन्स कुछ लो माइनॉरिटीज़ हैं, माइनॉरिटी में ग्रुप्स हैं। यहाँ पर कोरियंस हैं जिन्हें फोर्सिबली लाया गया था कोरिया से व्हेन कोरिया वाज़ अ जापानीज़ कॉलोनी मीन्स जब कोरिया जापान की कॉलोनी था, तब उसे लाया गया था कोरियंस को इन द जापान। लैक द ट्रेडिशन ऑफ एनिमल रेयरिंग मीन्स यहाँ पर एनिमल रेयरिंग बिल्कुल नहीं होती है। यहाँ पर मेनली राइस जो है वो एक स्टेपल फूड क्रॉप है। फिश जो है, फिश में सुशी आ गई, वो क्या है मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन है। जो रॉ फिश होती है वो वाइडली पॉपुलर डिश है, जैसे सुशी कहा जाता है और जिसे बहुत हेल्दी कंसीडर्ड किया जाता है सुशी को। ओके, नाउ An emperor from Kyoto has ruled the Japan. आपने पढ़ा होगा कि कोयोटो एक जगह है। कोयोटो जापान में ही जगह है। एक एम्परर था कोयोटो से जिसने जापान को रूल किया था, लेकिन 12th सेंचुरी के बाद मींस फ्रॉम 1100 टू 1199 जो इंपीरियल कोर्ट थे उन्होंने अपनी पावर लॉस्ट कर दी थी। जो शोगुन्स थे, शोगुन्स क्या थे? ग्रुप ऑफ पीपल थे जिन्होंने इंपीरियल मीन्स अपना कब्जा, अपना दबदबा बना लिया था। और वो लोग क्या कहते थे कि दे आर रूलिंग इन द नेम ऑफ एम्परर, वो एम्परर के नाम पे रूल किया करते थे। और 1603 से 1867 तक जो मेंबर्स थे ऑफ द टोकुगावा फैमिली, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने एक पोजीशन बना के रखी थी शोगुन की। शोगुन मीन्स एक आप कह सकते हो एक क्लास थी, एक हाईएस्ट क्लास यू कैन से आफ्टर द एम्परर। एम्परर सबसे बड़ा था, उसके बाद शोगुन्स आते थे। शोगुन्स के बाद आते थे दाम्यो, samurais, you have seen samurai जो fighters होते हैं, farmers, artisans and peasants. Okay, this is the distribution of means कैसे society उस पे consist थी। जैसे हमने फ्यूडलिज्म में पढ़ा, फ्यूडलिज्म में सोसाइटी 3 स्टेट्स में डिवाइड, ई स्टेट्स में डिवाइड थी, जैसे क्लर्जी, नोबिलिटी एंड पीजेंट्री। सेम हियर, यहाँ पर एम्परर नंबर 1 है, शोगाई शोगुन जो है वो नंबर 2 है, दाम्यो, सामुराई, फार्मर्स, आर्टिशन एंड पीजेंट। पीजेंट सबसे कम, हाँ, जो भी हम कंट्री की हिस्ट्री पढ़ते हैं हमें देखने को मिलता है कि जो पीजेंट्स हैं उन्हें सबसे कम समझा जाता था, एम्परर को सबसे बड़ा समझा जाता था, क्लर्जी की भी एक मेन पोजीशन होती थी। टोकुगावा शोगुन, यहाँ पर आपको पिक्चर दिखाई गई है कि कौन थे टोकुगावा शोगुन, उनकी ड्रेस क्या थी। ये मिलिट्री लीडर्स थे जापान के ड्यूरिंग द मिडिल एजेस, मेडिवियल पीरियड। यूज्ड टू बी टेम्परेरी टाइटल। जो शोगुन था वो एक टेम्परेरी टाइटल था, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जो शोगुन होता है वो परमानेंट टाइटल बन जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि जो एम्परर होता है वो फिगर हेड बन जाता है। जैसे हमारे यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है वो फिगर हेड है या नॉमिनल यू कैन से, और परमानेंट पावर किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर के पास है। वैसे ही शोगुन्स के पास परमानेंट पावर थी। जो कंट्री थी वो 250 डोमेन्स में डिवाइडेड थी, और इनके रूल्स कौन डिसाइड करता था? फ्यूडल लॉर्ड्स, जिन्हें दामियो कहा जाता था। हमने दामियो पढ़ा। दामियो कौन थे? फ्यूडल लॉर्ड्स यू कैन से, मींस मेन जो लॉर्ड्स हुआ करते थे। जो शोगुन थे उन्होंने पावर एक्सरसाइज एक्सरसाइज की थी। जो शोगुन थे उन्होंने पावर को एक्सरसाइज किया था, पावर का यूज किया था जो डोमिनियन लॉर्ड्स थे उनके खिलाफ, और उन्हें बोला गया था कि वो ईडो में रुके। ईडो क्या थी? मॉडर्न जो टोक्यो है, कैपिटल थी जापान की, फॉर अ लॉन्ग टाइम, सो दैट दे कुड नॉट पोजेस अ थ्रेट, ताकि जो डोमिनियन लॉर्ड्स हैं वो कोई मुसीबत खड़ी ना कर दें। ओके,
जो शोगुन्स थे, उन्होंने कई सारी मेजर सिटीज और माइंस पे भी कब्जा करके रखा था। ओके, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं कि ईडो क्या था, ईडो किसका नाम था? इट इज अ मॉडर्न डे टोक्यो, कैपिटल थी जापान की, उसका नाम था। और यहीं पर हमने देखा था कि डायमंड सूत्रा लिखी गई थी, जो इसकी ओल्डेस्ट बुक है जापान की। ओके, नाउ सामुराई, सामुराई जो वॉरियर क्लास हुआ करती थी, जो रूलिंग एलाइट्स हुआ करते थे, जो शामुन्स, शोगुन्स और दामियों को सर्व किया करते थे, उनकी रक्षा किया करते थे। सामुराइज को एज अ वॉरियर देखा जाता था, एज अ फिगर हेड देखा जाता था कि दे आर वेरी पावरफुल एंड दे मीन्स जस्ट लाइक आर्मी उन्हें समझा जाता था। कई सारे एनिमेशंस भी इस पे आ चुके हैं। द लेट 16th सेंचुरी, थ्री चेंजेस लेड द पैटर्न फॉर फर्दर डेवलपमेंट। तीन मेन चेंजेस आए। पहला, जो पीजेंट्स थे उन्हें डिसआर्म किया गया एंड ओनली सामुराइज कुड कैरी स्वॉर्ड्स। मींस पीजेंट्स को बोला गया कि आप कोई भी वेपन्स नहीं रख सकते हो, ओनली सामुराइज जो हैं वो स्वॉर्ड रख सकते हैं अपने पास। जिसकी वजह से जो पीस है वो इंश्योर हुआ, और जो एंडिंग, जो फ्रीक्वेंट वॉर्स हो रही थी इन प्रीवियस ईयर्स में, वो भी कम हुई। जो दामियों थे वो ऑर्डर टू लिव इन कैपिटल्स ऑफ द डोमेन्स ईच विद लार्ज डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी। मींस जो दामियों थे, जो लॉर्ड्स थे, आप यू कैन से लॉर्ड्स, उन्हें क्या बोला गया कि आपके पास पावर है, आपके पास हाई डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी है, आप कैपिटल्स में जाके रहिए। थर्डली, जो लैंड सर्वे था उसे आइडेंटिफाई किया टैक्स पेयर्स को ग्रेडेड लैंड एंड प्रोडक्टिविटी टू इंश्योर स्टेबल रेवेन्यू। मींस एक टैक्स पेयर्स मींस एक टैक्स लगा दिए गए ताकि जो प्रोडक्टिविटी पे, ताकि एक स्टेबल रेवेन्यू रहे और जो गवर्नमेंट है वो कमाई कर सके। ओके, नाउ जो जापान है उसमें लार्ज सिटीज थी जैसे ईडो, ओसाका एंड कोटा, लेड टू द ग्रोथ ऑफ कमर्शियल इकोनॉमी। एक कमर्शियल इकोनॉमी डेवलप हो रही थी, एक मींस सेलिंग ऑफ गुड्स की इकोनॉमी डेवलप हो रही थी, एक वाइब्रेंट कल्चर, एक बहुत डाइवर्स कल्चर भी डेवलप हो रहा था। जो मनी था उसका जो यूज था वो बढ़ता जा रहा था, स्टॉक मार्केट का क्रिएशन होने लगा, जिसकी वजह से जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी क्या है, एक सिस्टम है कि कैसे पैसा आता है और कैसे उसे यूज किया जाता है, दैट इज इकोनॉमी। और क्या था कि मनी का बहुत यूज हो रहा था, स्टॉक मार्केट्स बनने लगी थी, जिसकी वजह से जो इकोनॉमी है वो कई सारी न्यू वेज में क्रिएट हो रही थी। जो पीरियड था उसने कई सारे सोशल और कल्चरल चेंजेस देखे। जो चाइनीज थे वो इन्फ्लुएंस कर रहे थे एंड क्वेश्चन एंड स्टडी ऑफ जापानीज लिटरेचर प्रमोटेड। मींस जो चाइनीज जो इन्फ्लुएंस था उस पे क्वेश्चंस उठने लगे, और जो जापानीज लिटरेचर था वो प्रमोट होने लगा। ओके, नाउ वी हैव कि जापान जो है उसे कंसीडर किया जाता था रिच, क्योंकि वहां से लग्जरी गुड्स आते थे सिल्क रूट के थ्रू। जैसे सिल्क वे, जैसे सिल्क था वो चाइना में भी आता था, और जो टेक्सटाइल्स थे वो इंडिया में भी आते थे थ्रू जापान। जापानीज आपने बहुत स्टाइल्स देखे होंगे, और जापानीज जो था पेड दीज गुड्स बाय गोल्ड। मीन्स उन्हें क्या करता था कि सॉरी, एक गलती हो गई। जो जापान था उसे रिच कंसीडर क्यों किया जाता था? इट इम्पोर्टेड लग्जरी गुड्स, वो इंपोर्ट किया करता था लग्जरी गुड्स लाइक सिल्क फ्रॉम चाइना एंड टेक्सटाइल फ्रॉम इंडिया, मीन्स मंगाया करता था। जापान जो था, इनकी जो प्राइजेस थी वो कैसे देता था? गोल्ड में देता था। और जिसकी वजह से डिस्टरबेंस होती, इट क्रिएटेड डिस्टरबेंस इन इकोनॉमी, जिसकी वजह से, क्योंकि गोल्ड जो है वो लिमिटेड है, अब आप पूरा गोल्ड कंट्री का देते जाओगे, जिसकी वजह से एक डिस्टरबेंस हो जाती है इकोनॉमी में। टोकुगावा ग्रुप था एक, पुट रेस्ट्रिक्शन इन एक्सपोर्ट ऑफ मेटल्स, उन्होंने एक्सपोर्ट ऑफ मेटल्स पे रोक लगा दी थी। दीज स्टेप्स वर टेकन, जो ये स्टेप्स लिए गए थे ताकि एक सिल्क इंडस्ट्री चालू की जा सके निशजिन में, इन कोयोटा, टू रिड्यूस द इंपोर्ट, ताकि जो इंपोर्ट हो रहा है चाइना और इंडिया से उसे कम किया जा सके। इट शोज, ये दिखाता है कि कैसे इकोनॉमी डेवलप हो रही थी जापान की, कई डिफरेंट डिफरेंट फेज में। थ्रू आउट जापानीज हिस्ट्री जापान हैड स्टे, देखिए हमने ये देखा है कि हमने जितनी भी हिस्ट्री अभी तक पढ़ी उसमें जापान का बहुत कम रोल था, क्योंकि जापान जो था वो एक आइसोलेटेड कंट्री था, उसमें भी कई सारी प्रॉब्लम्स आई थी। देखिए जापान में हिरोशिमा और नागासाकी के बाद तो जापान जो था वो पूरी तरीके से डेवास्ट्रेट हो गया था। देखो उसने अपने कल्चर को, अपनी आइडेंटिटी को दोबारा रिवाइव किया था। जो इंटरनल डिसकंटेंट था,
कंसीडर्ड विद डिमांड्स फॉर ट्रेड एंड डिप्लोमेटिक रिलेशंस। लेकिन जो डिस्कनेक्ट था उसकी वजह से डिमांड्स भी बढ़ने लगी, ट्रेड भी होने लगा और डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी बनने लगे। 1853 में यूएसए ने क्या किया, एक स्ट्रॉन्ग नेवी कमांडर्स अंडर कमांडर मींस क्या किया, 1853 में जो यूएसए था, एक उसने स्ट्रॉन्ग नेवी को भेजा। उसके कमांडर कौन थे, मैथ्यू पेरी, टू जापान। और उन्होंने डिमांड किया कि दैट गवर्नमेंट जो है वो साइन करे ट्रीटी और परमिट करे ट्रेड को और डिप्लोमेटिक रिलेशंस को। मींस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1853 में क्या होता है कि जो यूएसए है वो कमांडर मैथ्यू के साथ एक नेवी को भेजता है, स्ट्रॉन्ग नेवी को भेजता है। वो डिमांड करती है कि जो गवर्नमेंट है वो एक ट्रीटी साइन कर ले, ट्रीटी, ताकि ट्रेड को परमिट किया जा सके और डिप्लोमेटिक रिलेशंस ओपन हो, आइसोलेट ना रहे कैसे भी। जो जापान है उसने अपने रूट्स टू चाइना विच यूएसए सॉ एज अ मेजर मार्केट। मींस क्या हो गया कि जो चाइना था उसकी मेन इंपोर्ट कहाँ से करता था, उसके रूट कहाँ थे, चाइना में। जो यूएसए था उसने एक मेजर मार्केट देखा जापान को। स्टैब्लिंग अ कोलिंग स्टेशन, कोलिंग मींस कोल का जो स्टेशन था, मोर ट्रेडिंग पार्टनर्स एंड हार्बर्स और असाइलम फॉर शिप बेकड सेलर्स। मींस अब क्या होने लगा कि ट्रेडिंग होने लगी कोल्स की, तो जिसकी वजह से पार्टनर्स बनने लगे, हार्बर्स डेवलप होने लगे, असाइलम्स बनने लगे। असाइलम मीन्स अ स्टोरेज हाउस फॉर शिप वेकड सेलर्स, ताकि जो सेलर्स थे उनके लिए। जो शिप्स थी पैसिफिक नीडेड अ प्लेस फॉर रिफ्यूल, मीन्स उन्हें एक जगह चाहिए होती थी जहाँ पर वो रिफ्यूल करा सके। और उस टाइम पे जो वेस्टर्न कंट्री थी दैट ट्रेडेड विद जापान एंड होलैंड, जो वेस्टर्न कंट्रीज थी वो जापान और होलैंड के साथ ही ट्रेड कर रही थी। 1853 में कमांडर मैथ्यू पेरी ओपन अप जापान टू वेस्टर्न ट्रेड, मींस एक ट्रीटी साइन होती है। ये जापान के एम्परर हैं, ये मैथ्यू हैं, एंड ये भी एक मिनिस्टर थे जापान के। आप देख सकते हो वहां पर शिप्स हैं, ये पैसिफिक ओशन है। एंड यहाँ जापान और होलैंड से ही ट्रेड हुआ करती थी टू द मार्केट्स। नाउ पेरीज अराइवल हैड एन इम्पॉर्टेंट इफेक्ट ऑन जापानीज पॉलिटिक्स। अब जो पेरीज आती थी उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट होता था जापानीज की पॉलिटिक्स में, जापान की पॉलिटिक्स में। जो एम्परर्स थे उन्हें रीमर्ज किया गया, वो दोबारा से उठ खड़े हुए एज ए इंपॉर्टेंट फिगर्स जो बहुत पावरफुल हो गए थे। 1868 में एक मूवमेंट चलाया जाता है फोर्सेबली, जिससे शॉगुन्स जो होते हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है उनकी पावर से, और एम्परर जो थे वो वापस आ जाते हैं अपनी कैपिटल ईडो में। और उस कैपिटल का दोबारा नाम रखा जाता है एज टोक्यो, और विच मींस ईस्टर्न कैपिटल, ईस्टर्न कैपिटल है। और टोक्यो नाम रख दिया जाता है आफ्टर 1868 when emperor removed shogun from the power and renamed Edo as Tokyo। जो ऑफिशियल्स थे, जो पीपल थे, वो अवेयर थे कि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो कॉलोनियल एम्पायर बना रही थी इंडिया में, सेंट्रल एशियन कंट्रीज में। तो न्यूज ऑफ चाइना बीइंग डिफीटेड बाय ब्रिटिश आल्सो हर्ड, मींस उन्होंने ये भी सुना कि जो चाइना है वो भी हार गया। और बाद में आप देखोगे ब्रिटिशर्स से हारने के बाद चाइना क्या है, इंडिया के साथ एक ट्रेड शुरू करता है, ओपियम ट्रेड। चाइना जो था वो ब्रिटिशर्स को भेजा करता था, ये चाइना है, ये इंडिया है और ये ब्रिटिशर्स है। इंडिया से जाता था क्या, ओपियम। ओपियम एक तरह का भांग यू कैन से। और चाइना से ब्रिटिशर्स को जाती थी चाय। और ब्रिटिशर्स क्या किया करते थे, इंडिया और चाइना दोनों से ही अपनी मार्केट को फ्लरिश किया करते थे, अपने आप को प्रॉस्परस बनाया करते थे। और हम एक फियर जापान में था कि जो जापान है वो भी एक कॉलोनी बन जाएगा ब्रिटिशर्स की। जो बहुत सारे स्कॉलर्स थे, लीडर्स थे, वो जानना चाहते थे अबाउट द न्यू आइडियाज फ्रॉम द यूरोप। अदर सॉट टू एक्सक्लूड यूरोपियंस, बहुत सारे जो जापानीज स्कॉलर्स थे, लीडर्स थे, वो जानना चाहते थे कि क्या आइडियाज हैं यूरोपियंस के। लेकिन कुछ लोग जो थे कंजर्वेटिव्स थे, कुछ लोग जो थे डरते थे कि अगर हमने यूरोपियंस को यूरोपियंस के लिए दरवाजे खोले तो दैट विल बी द मेन प्रॉब्लम, इसलिए वो एक्सक्लूड करना चाहते थे यूरोपियंस को। सम आर्ग्यूड फॉर अ ग्रेजुअल एंड लिमिटेड ओपनिंग, मींस आप फिर से देख सकते हो, कुछ लिबरल हैं, कुछ कंजर्वेटिव्स हैं एंड कुछ रेडिकल्स हैं। रेडिकल्स मींस चेंजेस आने चाहिए लेकिन थोड़े धीरे धीरे, वो चाहते थे कि चेंजेस ही ना आए,
एक्सक्लूड रखें यूरोपियंस को। कुछ चाहते थे कि यूरोपियंस को पूरी तरह आने दें, उनकी कल्चर को, हम उनके आइडियाज को समझें। लेकिन कुछ ने आर्ग्यू किया कि लिमिटेड खोलें मार्केट को फॉर द यूरोपियंस। और गवर्नमेंट एक पॉलिसी लॉन्च करती है विद स्लोगन फ्योकू खायोए, रिच कंट्री स्ट्रॉन्ग आर्मी, मींस अमीर कंट्री है उसकी स्ट्रॉन्ग आर्मी है। दे रियलाइज दैट द नीडेड अ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट, वो जानते थे कि उन्हें एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट चाहिए जो एक स्ट्रॉन्ग आर्मी बना सके। फ्रॉम दिस दे नीडेड टू डेवलप नेशनलिज्म अमंग पीपल, इससे वो डेवलप क्या करते हैं, नेशनलिज्म की भावना, देशभक्ति की भावना लोगों के अंदर। जो न्यू गवर्नमेंट थी उसने ट्राई किया कि वो एक एम्परर सिस्टम बनाए जिसमें किंग्स हो, ब्यूरोक्रेट्स हो और मिलिट्री हो इस सिस्टम के पार्ट। जैसे कि आपने रोमन एम्पायर में पढ़ा, तीन मेन प्लेयर्स थे, एम्परर, सीनेटर्स, सीनेट एज वेल एज मिलिट्री। इसमें भी किंग्स जो थे वो पहले थे, ब्यूरोक्रेट्स थे एंड मिलिट्री थे। ब्यूरोक्रेट्स आप सीनेट से कंपेयर कर सकते हो क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स भी डिसीजंस बनाते हैं, डिसीजंस को इंप्लीमेंट करते हैं। एम्परर्स जो थे उन्हें ट्रीट किया जाता था एज अ डिसेंडेंट ऑफ सन गॉडेस एंड अ लीडर ऑफ वेस्टर्नाइजेशन, मींस जो एम्परर थे, जो वहां के किंग थे, उन्हें एज ट्रीट किया जाता था। अभी भी जापान में एम्परर सिस्टम फॉलो होता है, लेकिन उसमें एम्परर क्या है कि एक नॉमिनल हेड है। उस समय पे एम्परर को क्या समझा जाता था, एज अ डिसेंडेंट, एज अ मेंबर ऑफ फैमिली ऑफ सन गॉडेसेस एंड द लीडर ऑफ वेस्टर्नाइजेशन, जो वेस्टर्नाइजेशन के लीडर है। और उनके बर्थडे को, जो एम्परर का बर्थडे आता था, उसे नेशनल हॉलीडे किया जाता था। ही वोर वेस्टर्न स्टाइल मिलिट्री यूनिफॉर्म्स, जो एम्परर थे वो वेस्टर्न स्टाइल यूनिफॉर्म्स कहा जाता पहना करते थे। माजी रिफॉर्म्स क्या थे, रिफॉर्म्स जो लाए गए थे, लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, स्कूल का वेस्टर्नाइजेशन हुआ था, मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्मी हुआ था, एक मॉडर्न नेवी बनाई गई थी। एम्परर जो था वर्कशिप करता था, एम्परर की वर्कशिप जो थी, मींस एम्परर की यू कैन से पूजा इंटेंसिफाइड हो गई। ह्यूमन राइट्स की बात होने लगी, रिलीजियस फ्रीडम्स की बात होने लगी, एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम आ गया। और जो फ्यूडल सिस्टम था, जो कि सोसाइटी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, कैसे सोसाइटी में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर्स बनते हैं, उसे अबॉलिश कर दिया गया। नाउ अब एजुकेशनल रिफॉर्म्स क्या थे। यूनिवर्सल एंड कंपल्सरी एजुकेशन सिस्टम फॉर बॉयज एंड गर्ल्स बिगिन टू बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 1870s। 1870s से क्या होने लगा, बॉयज और गर्ल्स के लिए यूनिवर्सल और मींस कंपल्सरी एजुकेशन आ गई बॉयज और गर्ल्स के लिए। करिकुलम जो था वो वेस्टर्न आइडियाज पे बेस्ड था, लेकिन वो एम्फसाइज करता था स्टडी ऑफ जापानीज हिस्ट्री। जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन थी वो कंट्रोल किया करती थी करिकुलम को, और जो ट्रेनिंग थी वो टीचर्स को दी जाती थी। हमारे यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ पर टीचर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिलती है, टीचर्स प्रॉपरली ट्रेन नहीं होते। लेकिन सिंगापुर, जापान जैसी कंट्रीज में उनकी प्रॉपर क्लासेस लगाई जाती हैं कि कैसे आपको बच्चों को डील करना है, बताते हैं। जो मोरल कल्चर था हैड टू बी टॉट टू रिस्पेक्ट विद पेरेंट्स, बी लॉयल टू द नेशन, मींस वफादारी होनी चाहिए नेशन के थ्रू, और एक गुड सिटीजन बनना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स क्या थे, जो माजी गवर्नमेंट थी उसने कई सारे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लाए बाय ऑल्टरिंग, मींस ऑल्टर, चेंज कर दी ओल्ड विलेजेस को एंड डोमिनियन बाउंड्रीज। जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स थी वो हैव टू बी सफिशिएंट रेवेन्यू, उनके पास सफिशिएंट रेवेन्यू हुआ करता था, जिससे वो लोकल स्कूल्स को मैनेज किया करती थी और हेल्थ फैसिलिटीज को भी, क्योंकि जिस कंट्री में हेल्थ और स्कूल प्रॉपर होगा वो कंट्री ज्यादा अच्छे से डेवलप कर सकती है। It also served as a center of recruitment of the army. मीन्स जो एक सेंटर माजी गवर्नमेंट थी वो एक मीन्स एक रिक्रूटमेंट करती थी, फोर्सिबली नहीं, लेकिन उन्हें सैलरी मिलती थी। जो भी यंग मैन हुआ करते थे 20 के, उन्हें आर्मी में जाना होता था, मिलिट्री में सर्विस देनी होती थी। जस्ट लाइक यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ रोमन एम्पायर। अ मॉडर्न मिलिट्री फोर्स वाज आल्सो डेवलप, एक मॉडर्न मिलिट्री भी डेवलप हो गई थी। हमने एजुकेशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्या क्या रिफॉर्म्स आ रहे थे। जो गवर्नमेंट थी उसने एक लीगल सिस्टम बना लिया ताकि वो रेगुलेट कर सके द फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल ग्रुप्स। उसने मीटिंग्स को कंट्रोल किया और स्ट्रिक्ट सेंसरशिप लगा दी। वेरी यू कैन से बहुत स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने लगी। मीन्स उसने क्या किया, पॉलिटिकल ग्रुप्स बनाए, मीटिंग्स को कंट्रोल करने लगे और सेंसरशिप लगा दी कि आप उनसे बिना पूछे कुछ भी पब्लिश नहीं कर सकते, जिसकी वजह से बहुत स्क्रूटनी हुई, अपोजिशन हुआ।
जो टेंशन थी डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के एंड अ मॉडर्न आर्मी हैड बीन फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज, जिसके बहुत लंबे कॉन्सिक्वेंसेज थे। जो आर्मी थी वो क्या करना चाहती थी, वो ज्यादा से ज्यादा टेरिटरीज पे कब्जा करना चाहती थी, जिसकी वजह से क्या होता है कि चाइना और रशिया में वॉर होने लगती है। और जो ये वॉर्स थी वो जीती किसने थी? ऑब्वियसली जापान ने, क्योंकि जापानीज आर्मी उस टाइम तक बहुत पावरफुल हो गई थी। जापान जो था वो इकोनॉमिकली बहुत डेवलप हो रहा था, एज वेल एज एक कॉलोनियल पावर बनता जा रहा था, दूसरी दूसरी कंट्रीज पे कब्जा करता जा रहा था। ओके, नाउ अब कैसे उसकी इकोनॉमी मॉडर्नाइज हुई? जो गवर्नमेंट है वो टैक्सेस लिया करती थी। जो जापानीज की फर्स्ट रेलवे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जापान की जो फर्स्ट रेलवे है वो टोक्यो से योकोहामा गई थी, जिसे बिल्ड किया गया था 1870 से 1872 तक। जो मशीन्स थी रिक्वायर्ड फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री, उन्हें इंपोर्ट किया जाने लगा यूरोप से। जो फॉरेन टेक्नीशियंस थे उन्हें एम्प्लॉय करने लगे, तो जो ताकि जो ट्रेन वर्कर्स हैं वो उन्हें पढ़ाया जा सके, टू टीच इन यूनिवर्सिटीज एंड स्कूल्स। जो जापानीज स्टूडेंट्स थे उन्हें अब्रॉड भेजा जाने लगा बाय द गवर्नमेंट। 1872 में जो मॉडर्न बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस थे, मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम यू कैन से, वो डेवलप होने लगा था, इंट्रोड्यूस हो गया था। मॉडर्नाइजिंग इकोनॉमी, जो गवर्नमेंट थी वो हेल्प कर रही थी कंपनीज को, जैसे मिस्ट्रीब्यूशी एंड सुमिटोबो, प्रोवाइडिंग सब्सिडीज, उन्हें सब्सिडीज मिल रही थी, टैक्स मिल रहे थे, टैक्स बेनिफिट्स मिल रहे थे, ताकि वो एक मेजर शिप बिल्डर्स बन जाए, मेजर एक्सपोर्टर्स बन जाए। तो जो जापानीज ट्रेड थी वो जापानीज शिप से कैरिड आउट हो रही थी। जयबास्तु लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन थी, वेरी इंपॉर्टेंट, कंट्रोल बाय इंडिविजुअल फैमिलीज। उसे कौन कंट्रोल कर रहे थे? इंडिविजुअल फैमिलीज। यू कैन से इट इज जस्ट लाइक अ गिल्ड। दे डोमिनेटेड द जापानीज इकोनॉमी। जो जापानीज की इकोनॉमी थी वो डोमिनेंट कब तक थी? सेकेंड वर्ल्ड मीन्स जो लार्जर बिजनेस ग्रुप थे, यू कैन से, वो कब तक डोमिनेट कर पाए? जब तक जापानीज इकोनॉमी सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक, आप कह सकते हो, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के साथ बहुत डिवास्टेशन हुआ था। जो पॉपुलेशन थी वो 35 मिलियन से 55 मिलियन हो जाती है फ्रॉम बिटवीन द टाइम स्पैन 1872 टू 1920, मींस लास्ट ऑफ 19th सेंचुरी टिल द अर्ली ऑफ 20th सेंचुरी। जो पॉपुलेशन थी वो डबल हो जाती है। टू रिड्यूस द पॉपुलेशन, गवर्नमेंट जो थी वो माइग्रेशन को, मींस एक जगह से दूसरी जगह मूव करने को बहुत एनकरेज कर रही थी, क्योंकि जो गवर्नमेंट थी, और आप देख सकते हो, क्योंकि यही एक वजह थी कि पॉपुलेशन बढ़ रही थी, जिसकी वजह से जापान बहुत डेवलप हुआ था उस समय पे, जब तक हम डेवलप नहीं हुए थे। जिसकी वजह से क्या होने लगा कि आज क्या है कि जापान की पॉपुलेशन तो है, लेकिन ज्यादातर क्या है, लाइबिलिटी, बूढ़े हो चुके हैं, लाइबिलिटी बनते जा रहे हैं कंट्री के लिए, और जो एसेट्स हैं वो बहुत कम है, मींस जो यंग पॉपुलेशन है वो बहुत कम है। और गवर्नमेंट जो है वो एनकरेज करिए ज्यादा से ज्यादा बच्चे, पीपल जो है वो माइग्रेट कर रहे थे नॉर्दर्न, फर्स्ट टू नॉर्दर्न आइलैंड्स, होकाइडो। इट वाज लार्जली ऑटोनॉमस एरिया, मींस एक ऑटोनॉमस एरिया था, वेयर जो इंडिजीनियस पीपल थे, एनु लिव्ड, जो एक आप कह सकते हो माइनॉरिटी क्लास थी। देन टू हवाई, मीन्स फिर हवाई में माइग्रेट करने लगे ब्राजील, और जो ग्रोइंग कॉलोनियल एम्पायर थे जापान के, जो इंडस्ट्रीज थी वो डेवलप होने लगी, पीपल जो थे वो टाउन्स में शिफ्ट होने लगे। हमने सारी इंडस्ट्रियलाइजेशन में हमने ये पढ़ा है कि जो लोग थे वो धीरे धीरे रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में जाने लगे। 1925 में जो 21 पॉपुलेशन थी वो सिटीज में रहती थी, और जो 1935 में जो फिगर है वो फिर बढ़ जाता है 10 सालों के बीच, 25 से 35, 21% से 32% लोग सिटीज में रहने आ जाते हैं। इंडस्ट्रियल वर्कर्स, जो नंबर ऑफ वर्कर्स थे मैन्युफैक्चरिंग, वो इंक्रीज हो जाते हैं 7 लाख से 40 लाख तक, और मोस्ट ऑफ देम जो थे वो यूनिट्स में वर्क कर रहे थे, employing less than 5 people, neither machinery nor electric power. Over half of those employed in modern factories were women. Women मीन्स जो वुमेन थे उनका भी एक रोल था कि वो भी फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयड हो रही थी एज अ वर्कर्स। इट वाज वुमेन हु ऑर्गेनाइज्ड फर्स्ट मॉडर्न स्ट्राइक इन 1866। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन फॉर कॉम्पिटेंसी बेस्ड, कि जापान में जो पहली मॉडर्न स्ट्राइक की गई थी वो वुमेन्स के द्वारा की गई थी इन 1866। 1900 में जो नंबर ऑफ मेन थे वो इंक्रीज होना शुरू हो गए थे, बट ओनली 1930s मेन आउट नंबर, मीन्स 1930s के बाद जो मेन थे वो वुमेन से ज्यादा हो गए थे।
जो साइज थी फैक्ट्रीज की वो 5 वर्कर्स से 100 वर्कर्स इंक्रीज हो गई थी। जो रैपिड और अनरेगुलेटेड ग्रोथ थी ऑफ इंडस्ट्रीज, जिसकी वजह से इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शंस भी बहुत आए, क्योंकि पेड़ों को बहुत काटा जा रहा था। जो 50% ऑफ माउंटेनियस एरिया था, वो आई थिंक 42 हो गया था, 42% हो गया था। टानाका शोजो elected the first House of Representative, very important. Tanaka Shozo, elected to the first House of Representatives, launched first agitations against industrial pollution, means जो industrial pollution हो रहा था उसके खिलाफ पहली agitations किसने की थी? Elective representatives में in 1897, जहां पर 800 विलेजर्स जो थे, 800 जो विलेजर्स थे, उन्होंने मास प्रोटेस्ट की थी, गवर्नमेंट को फोर्स किया था कि आप एक्शंस लीजिए। अब क्या करते हैं हम? एग्रेसिव नेशनलिज्म, कि कैसे देशभक्ति की भावना, देशभक्ति की जो भावना है वो भी एग्रेसिव मोड ले सकती है। जो मेजी कॉन्स्टिट्यूशन था हैज क्रिएटेड अ पार्लियामेंट कॉल्ड डाइट विद लिमिटेड पावर्स। उसके पास पावर बिल्कुल नहीं थी, बहुत लिमिटेड पावर्स थी। दोज लीडर्स जो लीडर्स जो माजी गवर्नमेंट में थे, उनके पास जो गवर्नमेंट में थे उनके पास वो पावर को कंट्रोल किया करते थे। उन्हें पॉलिटिकल पार्टीज बनाई और मिनिस्ट्रीज फॉर्म की। ग्रेजुअली जो पावर लॉस हो रही थी, जिसकी वजह से जो नेशनल यूनिटी थी और जो कैबिनेट थी अकॉर्डिंग टू पार्टी लाइंस। जो एम्परर था वो कमांडर था ऑब्वियसली आर्मी का, लेकिन उसके पास पावर नहीं थी। इट वाज इंटरप्रेटेड दैट द आर्मी, जो आर्मी है और जो नेवी है वो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, वो अपने डिसीजंस खुद ले सकती हैं। 1899 में जो प्राइम मिनिस्टर हैं ordered that only military generals and admirals could become ministers, means उन्होंने एक ऑर्डर दे दिया कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ऑर्डर दे दिया कि जो मिलिट्री जनरल्स हैं, मिलिट्री ऑफिसर्स हैं और जो एडमायरल्स हैं वही मिनिस्टर्स बन सकते हैं, जिसकी वजह से आर्मी बहुत स्ट्रेंथन हुई। जो स्ट्रेंथनिंग ऑफ आर्मीज है, जिसकी वजह से वाज रिलेटेड विद द फियर दैट जापान वाज एट मर्सी ऑफ वेस्टर्न पावर्स, मींस वो दया पे है ऑफ वेस्टर्न पावर्स। नाउ हमने देखा कि वर्ल्ड वॉर टू के बाद जो जापानीज कंट्रोल है वो बढ़ता जा रहा था, और 1942 का आपको ये जापानीज कंट्रोल का, दिस इज कोरिया, दिस इज जापान, दिस इज अ पार्ट ऑफ चाइना, दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ चाइना। ये म्यांमार के बाद का एरिया, बर्मा वगैरह, एंड आई थिंक ओ वी आर ओके, जापान के बारे में, बर्मा वगैरह के बारे में, मीन्स जो जापान का कंट्रोल था वो बढ़ता जा रहा था। ओके, जापान का जो वर्ल्ड पे कंट्रोल था वो बढ़ता जा रहा था। नाउ अब वेस्टर्नाइजेशन कैसे आता है जापान में, और उसमें ट्रेडिशन का क्या रोल था? बहुत डिफरेंट डिफरेंट व्यूज थे। जापान रिलेशन, मीन्स जापान के जो रिलेशन थे अदर कंट्रीज के साथ वो बहुत डिफरेंट डिफरेंट थे। बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स हुए, जैसे फुकाजावा योकेची। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने अपने व्यूज को एक्सप्रेस किया था दैट जापान मस्ट एक्सपेल्ज एशिया। उनसे इसका मतलब क्या था कि एशियन जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो पार्ट बन गई हैं वेस्ट का, वेस्टर्न कंट्रीज का। ये है फुकुजावा ओचिक ओकेची। जो नेक्स्ट जनरेशन थी उन्होंने वेस्टर्न आइडियाज पे क्वेश्चंस उठाना चालू कर दिए थे, और उन्होंने आर्ग्यू किया था कि जो नेशनल प्राइड है, वी बिल्ट ऑन इंडिजीनियस वैल्यूज, जो ओल्ड वैल्यूज हैं उस पे बिल्ड होने चाहिए नेशनल के, मींस नेशन के आइडियाज। जो फिलोसोफर थे मियाके सेतुराई argued that each nation must develop its special talents in the interest of world civilization। जो वर्ल्ड सिविलाइजेशन है उसमें सबको अपने इंटरेस्ट जगाने चाहिए। बहुत सारी जो इंटेलेक्चुअल्स थे वो वेस्टर्न लिबरलिज्म से अट्रैक्टेड थे, और वो चाहते थे कि एक डेमोक्रेटिक जापान हो, मिलिट्री ना हो, मिलिट्री के पास ज्यादा ऑटोनॉमस पावर ना हो। ओके एमोमोरी, लीडर ऑफ पॉपुलर राइट मूवमेंट्स, मींस एक लीडर थे पॉपुलर राइट मूवमेंट्स के। उन्होंने डिमांड किया था स्टैब्लिशमेंट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। वो चाहते थे एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट स्टैब्लिश हो। आपको इमेज दिखाई गई है। नाउ उन्होंने आर्ग्यू किया था एक पॉपुलर सोविजनिटी, मींस जो स्टेट है वो खुद डिसीजन ले, कोई बाहरी पावर उसमें इन्वॉल्व ना हो, और डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो। स्पोक ऑफ लिबरल एजुकेशन दैट वुड डेवलप ईच इंडिविजुअल, जो हर एक इंडिविजुअल को डेवलप करेगी।
जो फ्रीडम था वो मोर प्रीशियस था देन ऑर्डर, मीन्स ऑर्डर देने से अच्छा एक इंसान को फ्रीडम मिल जाए, उसे एडवोकेट किया गया। और जो वुमेन्स के राइट की बातें हैं वो होना शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से गवर्नमेंट पे प्रेशर बनने लगा, और जो गवर्नमेंट है उसने कॉन्स्टिट्यूशन का अनाउंसमेंट कर दिया। जो ट्रांसफॉर्मेशन था जापान का इनटू अ मॉडर्न सोसाइटी, वो रिफ्लेक्ट करता है इन द डेली लाइफ ऑफ द पीपल। जो पेट्रियार्कल फैमिली सिस्टम था गेव वे टू अ न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम। हमने रोमन सिविलाइजेशन में पढ़ा, हमने मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में पढ़ा, हमने बहुत सारी सिविलाइजेशंस में यही तो पढ़ते आए हैं कि जो न्यूक्लियर फैमिली का ट्रेडिशन था वो कैरी आउट हो रहा था, पेट्रियार्कल सोसाइटी थी। मीन्स सिविलाइजेशंस बदलती रहती हैं लेकिन कॉन्सेप्ट वही, मोस्टली कॉन्सेप्ट सेम रहते हैं। न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट अब मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में पड़ गया, आप रोमन कल्चर में, रोमन एम्पायर में पढ़ के आए हो, अपने नोमैडिक एम्पायर में पढ़ा है, अपने सेंट्रल इस्लामिक लैंड में भी पढ़ा है जो कि अब डिलीटेड है। डेली लाइफ जापान में भी आप पढ़ रहे हो कि पेट्रियार्कल सोसाइटी थी और न्यूक्लियर फैमिली का सिस्टम था। जो न्यू कॉन्सेप्ट था फैमिली सिस्टम का, उसकी वजह से न्यू डिमांड्स बनने लगी डिफरेंट टाइप ऑफ डोमेस्टिक गुड्स के लिए, हाउसेस के लिए और फैमिली एंटरटेनमेंट के लिए। ओके, जो न्यू मिडिल क्लास फैमिलीज थी उनके पास न्यू फॉर्म्स ऑफ ट्रैवल और एंटरटेनमेंट के जरिए थे। जो ट्रांसपोर्ट था सिटीज में वो इम्प्रूव्ड होने लगा और इलेक्ट्रॉनिक ट्राम्स आने लगे। जो पब्लिक पार्क्स थे वो ओपन हो गए 1878 में। टोक्यो द गिजना बिकेम अ सेंटर ऑफ फैशनेबल एरियाज। और जो फर्स्ट रेडियो स्टेशन था वेरी इंपॉर्टेंट 1925 में ओपन हुआ था जापान में। और जो मूवीज थी वो 1899 से बनना शुरू हो गई थी। आपने देखा होगा कई सारे कार्टून्स ही जापान से आते हैं, जापान में बहुत पहले चलते थे और हमारे यहाँ पर 2000 में ही आए थे। जैसे शिनचान वहाँ पर आई थिंक 1980s के बाद शुरू हो गया था, और हमारे यहाँ पर 2006 या 7 में ही आया था। बहुत सारी जो कंपनीज थी वो फिल्म्स बनाना शुरू कर रही थी। अब कैसे जो इमर्जिंग एज अ ग्लोबल इकोनॉमिक पावर, जो जापान था उसका अटेम्प्ट था टू कार्व आउट कोलोनियल एम्पायर एंडेड विद इट्स डिफीट बाय एलाइड फोर्सेस। मींस जापान की डिफीट जो कोलोनियल पावर्स थी उन्हें कार्व आउट करना, खत्म करना। जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स थे वो हिरोशिमा और नागासाकी पे गिराए गए थे ड्यूरिंग द वॉर अंडर यूएस लेड ऑक्यूपेशन। यूएस ने जो क्या किया 1945 से 47 तक क्या किया था, ऑक्यूपेशन किया था जापान में, वाज डीमिलिटराइज्ड एंड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस, एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया। अगेनियन रिफॉर्म्स मींस एग्रीकल्चर बेस्ड रिफॉर्म्स आने लगे। जो ट्रेड यूनियंस थे उन्हें दोबारा रीस्टैब्लिश होने करने लगे। एंड एन अटेम्प्ट टू डिसमेंटल मोनोपोली हाउस एक्सेट्रा वर पुट इनटू प्रैक्टिस। और जो फर्स्ट वॉर, इस वॉर के बाद जो पहले इलेक्शंस थे वो 1946 में किए गए थे, वे वुमेन वोटेड फर्स्ट टाइम, और फर्स्ट टाइम वुमेन ने पार्टिसिपेट किया था इन द इलेक्शंस। जो रीबिल्डिंग थी जापानीज इकोनॉमी की आफ्टर डिफीट वाज कॉल्ड अ पोस्ट वॉर मिरेकल्स, जिसे पोस्ट वॉर मिरेकल्स कहा जाता था। इट्स रूट्स, और इसके जो रूट्स हैं, इसकी जो जड़ें हैं वो लॉन्ग हिस्ट्री में हमें देखने को मिलती हैं। जो डिमांड थी क्रिएटेड बाय कोरियन एंड द वियतनाम्स वॉर्स आल्सो हेल्प द जापानीज इकोनॉमी। 1964 में जो ओलंपिक्स थे टोक्यो में, वो ऑफन सेड टू मार्क एज अ री-इमर्जेंस ऑफ जापान। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1964 में जापान में क्या होता है, ओलंपिक्स होते हैं, जिसे माना जाता है एज अ री इमर्जेंस ऑफ जापान। शिकासन हाई स्पीड रेल नेटवर्क भी, ब्लड ट्रेन्स आ गई थी जापान में। और जो प्रॉब्लम थी ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन और उसके इफेक्ट्स वो अभी भी देखने को हमें मिल रहे थे। जो कैडियम पॉइजनिंग वाज फॉलोड बाय मर्क्यूरी पॉइजनिंग इन मेनेटिम इन 19 मींस मेनेट माटा जो है एक सिटी है, वहां पर क्या हो जाता है, मर्क्यूरी पॉइजनिंग हो जाती है, बहुत सारे लोगों की डेथ होती है। जो एयर पोल्यूशन थी वो प्रॉब्लम कॉज कर रही थी 1917 में। 1960s में विटनेस द ग्रोथ ऑफ सिविल सोसाइटी मूवमेंट्स, जो सिविल सोसाइटी मूवमेंट्स थे वो बढ़ने लगे थे। एज वेल एज 1980s में जो गवर्नमेंट थी वो स्ट्रॉन्ग मेजर्स लेने लगी ताकि जो इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं उनके अगेंस्ट। टुडे as developed country it faces the challenges by using its political and technological capabilities to maintain its position as a leading world power। हम देख सकते हैं कि जो जापान है एज अ लीडिंग वर्ल्ड पावर है। इसके बाद सेकेंड मॉड्यूल में हम पढ़ेंगे अबाउट द चाइना एंड रीइमर्जेंस ऑफ द चाइना एज वेल एज
इसी के साथ आज की वीडियो कंप्लीट होती है. इट वाज अ लॉन्ग वीडियो बट इट वाज अ वंडरफुल सेशन. मीट यू अगेन इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल. थैंक यू. जय हिंद.